दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन या एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण धर्म और विशेषताएं तथा अनुप्रयोग क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण। दोस्तों आपने पिछले कक्षाओं में ये पढ़ा है कि भोजन का खट्टा और कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान अम्ल और क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो तो आप कौन सा उपचार बताएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा? दोस्तों उपचार बताते समय किस गुण धर्म का ध्यान रखेंगे? और आप जानते हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं और आपने अवश्य इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। इसके अलावा कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच की थी कि कौन से पदार्थ खट्टे होते हैं और कौन से कड़वे होते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यानी अम्ल या एसिड जो होता है ये खट्टा होता है और इसका एक रासायनिक गुणधर्म ये है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल की विशेषता ये है कि ये खट्टा होता है स्वाद में और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी अम्ल और क्षार एक दूसरे से गुण धर्म में विपरीत होते हैं। लिटमस जो है ये एक प्राकृतिक सूचक होता है और इसी प्रकार आपने जाना था कि हल्दी यानी टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। दोस्तों श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षार की प्रकृति वाला साबुन रगड़ा जाता है तब उस धब्बे का भूरा लाल रंग हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के बाद फिर से वो पीले रंग का हो जाता है। और अम्ल और क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित या सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों इस अध्याय में हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि अम्ल और क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली और उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम जानेंगे। एक विशेष जानकारी है आपके लिए कि लिटमस विलयन जो है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन या लीचेन पौधे से निकाला जाता है। तो आप जान लीजिए जिसको आप लिटमस पेपर कहते हैं वो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है और इसको प्रायः सूचक की तरह प्रयोग किया जाता है। और लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न क्षारकीय होता है, यानी जब वो सामान्य अवस्था में या उदासीन अवस्था में जो विलयन होता है वो होता है तब उसका रंग बैंगनी होता है। तो बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेजिया, पेटूनिया और जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को सूचक कहते हैं। इन्हें अम्ल क्षार सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहा जाता है। तो लिटमस पेपर के बारे में आप जान लीजिए कि ये थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है और लिटमस विलयन का जो कलर होता है उदासीन अवस्था में जब वो न तो अम्लीय होता है न क्षारीय, तो उस समय इसका रंग बैंगनी होता है। दोस्तों आइए जानते हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण धर्म कैसे जान सकते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षारक को हम कैसे पहचानेंगे? एक प्रयोगशाला में आपको प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। आप जानते हैं कि विज्ञान में प्रयोगों का बड़ा महत्व है। प्रयोगशाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH के विलयन के जब आप नमूने लेंगे तो प्रत्येक विलयन की एक एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखना है और सूचकों से आपको जांच करना है। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनाप्थलीन और मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको क्या परिवर्तन आता है उसको आपको बताना है।
दोस्तों, रंग परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो देखिए, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम से भिन्न हो जाती है। इनको गंधीय सूचक कहते हैं, यानी हम इनको सूंघ कर प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको हमने क्या बताया था, यहाँ पर जो चर्चा हमने किया है कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं। तो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है। अम्ल या अम्ल ए बी कर दीजिए, ए का मतलब एसिड, बी का मतलब ब्लू। तो ए है जो वो नीले लिटमस को लाल करता है, ए बी आर। लेकिन जो क्षार होता है वो बी आर फिर जो है वो बी करता है, बी आर बी, यानी ब्लू लिटमस पेपर को वो क्या करता है, क्षार, वो लाल कर देता है। लेकिन अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। तो जब आपको प्रयोगशाला में जब आप प्रयोग करते हैं तो जो अम्ल हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्षार के श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। एक दूसरा प्रयोग आपको करना है कि बारीक कटी हुई प्याज और स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लेना है। थैले को कसकर बांधकर पूरी रात फ्रिज में रखना है। इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल और क्षारक की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रेक्षणों के आधार पर देखा जाए तो वैनिला, प्याज और लौंग के तेल में से गंधीय सूचक की तरह प्रयोग किया जा सकता है। और अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए हम कुछ और प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। एक परखनली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालना है। दानेदार जिंक के टुकड़े पर आप देखेंगे कि कुछ एक जो है उस गैस निकलती है और उस पर कुछ ऊपर से लिपट जाता है। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुलों के पास जब आप ले जाएंगे तो क्या होता है? तो देखिए, जैसे कुछ अम्ल HCl, HNO3 और CH3COOH के साथ जब ये प्रयोग आप करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की अभिक्रिया और ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जा रही है। तो जब आप मोमबत्ती ले जाएंगे, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले निकलते हैं और उसके सामने जब आप मोमबत्ती ले जाते हैं तो वो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि हाइड्रोजन जो है H2SO4 और जिंक की अभिक्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। दोस्तों, ऊपर दी गई अभिक्रिया में जो धातु हैं अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करते हैं, एक यौगिक बनता है जिसको लवण कहते हैं। अम्ल और धातु के प्रयोग से या अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। देखिए, इसी प्रकार जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक की अभिक्रिया से सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। दोस्तों, आइए देखते हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप गुजारते हैं तो क्या होता है। देखिए, 2 परखनली लेना है, ए और बी से आपको उनको नामांकित करना है। परखनली ए में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और बी में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। 2 ml दोनों परखनलियों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलाएंगे तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। उसी प्रकार जब
देखिए सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ा सा मिलाया जाता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है, आप जानते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब चूने के पानी में आप प्रवाहित करते हैं, तो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एक CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और जल बनता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर एक अभिक्रिया होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में अत्यधिक मात्रा में जब जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो जल में विलयशील CaSCO3 का ट्वाइस बनता है, यानी चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, खड़िया या चाक और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। और सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, धातु कार्बोनेट जो होते हैं या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ जब अम्ल की क्रिया होती है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद के रूप में निर्मित होता है। अब आइए जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कि अम्ल और क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए एक प्रयोग करना है। 2 ml NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल लेना है, उसमें 2 बूंद फिनाप्थलीन विलयन डालना है। तो इसमें फिर जब आप हाइड्रोक्लोरिक विलयन इसमें मिलाते हैं तो मिश्रण के रंग में परिवर्तन आता है। देखिए, उपरोक्त जो क्रियाकलाप है उसको जब आप करेंगे तो अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव और क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो इसमें NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और H2O यानी जल का विलयन प्राप्त होता है। तो देखिए किस तरह से अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल मिलता है, और इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार जो हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिससे एक उदासीन यानी न्यूट्रल विलयन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को ऐसे सामान्य रूप में लिख सकते हैं कि क्षार और अम्ल की क्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। अब आइए जानते हैं अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्या अभिक्रिया होती है। कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से एक नील हरित विलयन प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नीला हरा रंग अभिक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। और धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को लिख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड पर जब अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्षारक और अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो आप जान सकते हैं कि जो धातुओं के ऑक्साइड हैं उनसे जब अम्ल की क्रिया कराते हैं तब भी लवण और जल का निर्माण होता है, और जब आप देखिए अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तब भी लवण और जल का निर्माण होता है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की क्या अभिक्रिया होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी के बीच आप जब अभिक्रिया देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये लवण और जल का निर्माण करता है। क्योंकि ये क्षारक और अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब आइए देखते हैं सभी अम्लों और क्षारकों में क्या समानताएं हैं। दोस्तों, कुछ अम्लों और क्षारकों में समानताएं होती हैं, तो ये विशेषताएं या समानताएं क्या हैं, जब हम गुणधर्म के अनुसार इसको देखेंगे तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। ये गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, और आप ये भी देखे हैं कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और इससे ये पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। और एक क्रियाकलाप के द्वारा हम जान सकते हैं कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं या नहीं। देखिए, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनका विलयन लेकर एक कार्क पर 2 कीले लगाकर 100 ml बीकर में रखना है। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर प्रयोग को दिखाया गया है, और 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ बल्ब और स्विच के माध्यम से इसको जोड़ना है।
बीकर में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर विद्युत धारा जब आप प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए अम्ल की स्थिति जब होती है तो उससे बल्ब जल जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ग्लूकोज और एल्कोहल का जो विलयन है वो विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसमें आप डालते हैं तो उससे विद्युत का चालन होने लगता है और बल्ब जल जाता है। तो बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है और अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह में उपस्थित इन्हीं आयनों के द्वारा होता है। अम्लों में धनायन हाइड्रोजन आयन और ऋणायन जैसे क्लोरीन आयन और नाइट्रिक आयन, इसके अलावा जो है सल्फ्यूरिक आयन जो सल्फेट आयन होते हैं ये सभी ऋणायन होते हैं। हाइड्रोजन आयन धनायन होता है। अम्ल में उपस्थित धनायन हाइड्रोजन होता है। इसके कारण ये पता चलता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन धनायन उत्पन्न करता है और इसी कारण उसका गुणधर्म अम्लीय होता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रॉक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग जो है हम जब करेंगे तो क्या होता है कि जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का क्या होता है इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों एक प्रयोग करना है, देखिए कैल्शियम क्लोराइड, देखिए एक शुष्क और स्वच्छ परख नली में 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड लेना है। परख नली में कुछ मात्रा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की डालना है। तो यहाँ पर जो गैस निकलती है उसको जब आप नीले लिटमस पेपर पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, देखिए स्थिति ये है कि जब आप नीले लिटमस पेपर पर इस गैस को प्रवाहित करते हैं तो नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं और जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अणुओं से HCl अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो सकते। तो यहाँ पर HCl + H2O जब आप देखेंगे तो H3O + Cl यानी क्लोरीन गैस निकलती है। दोस्तों आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि अम्ल जो हैं जल में हाइड्रोनियम आयन देते हैं अथवा हाइड्रोजन आयन देता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जब आप सोडियम हाइड्रॉक्साइड जल में घोलते हैं तो सोडियम आयन और जो है हाइड्रॉक्साइड आयन निकलता है, OH आयन निकलता है। तो क्षारक जल में हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। दोस्तों सभी क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है, स्वाद कड़वा होता है और इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इनको कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। तो हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि सभी अम्ल हाइड्रोजन आयन और सभी क्षारक जो है हाइड्रॉक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। और अब हम उदासीनीकरण की प्रक्रिया को एक रूप में समझ सकते हैं कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और जब इनमें अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। सांद्र अम्ल और क्षारक वाले बर्तनों में कुछ चेतावनी के चिन्ह होते हैं और इसमें ये दिखाया जाता है कि इसको हाथ से छूने पर ये कट सकता है, इसलिए इसको हाथ से सीधे पर संपर्क में नहीं आना चाहिए। दोस्तों जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें जो है ऊष्मा निकलती है और जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि अम्ल को हमेशा धीरे धीरे जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर या छलक कर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। सांद्र ही अत्यधिक स्थानीय ताप के उपयोग किया जा रहा कांच का बर्तन टूट भी सकता है और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के डिब्बे और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के बोतल पर चेतावनी लगी होती है कि ये सीधे संपर्क में आने पर खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है और इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल और क्षारक तनुकृत होते हैं।
दोस्तों आइए जानते हैं कि अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। आप जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल और क्षारक में अंतर किया जाता है। हमने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के विलयनों की सांद्रता कम होना और तनुकरण के बारे में जानते हैं। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? तो देखिए, इसको जानने के लिए एक सार्वत्रिक सूचक जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है उसका उपयोग किया जाता है। सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी पुंसास या पोटेंस का सूचक होता है। ये एक जर्मन शब्द है जिसको शक्ति कहते हैं, और एच को हाइड्रोजन, यानी पीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। दोस्तों पीएच स्केल सामान्यतः 0 यानी अधिक अम्लता से 14 तक होता है। जिस पदार्थ का या किसी तत्व का विलयन का पीएच मान जितना ही कम होता है वो उतना ही अधिक अम्लीय होता है, और जितना अधिक पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है। साधारण भाषा में पीएच को ऐसी संख्या के रूप में देखा जाना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना ही कम होगा। तो बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति जो होता है वो जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, और बढ़ती हुई क्षारकता की प्रकृति जो है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है दोस्तों ये 7 होता है। यानी पीएच मान जो है अगर जो 7 है तो वो विलयन क्षारीय होगा, उदासीन होगा, और पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो विलयन अम्लीय होगा। पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। और सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनको आपका पीएच मान की गणना करना है। जैसे लार जो है क्षारीय होता है। आप यहाँ पे देखिए जठर रस जो है दोस्तों यहाँ पर उसकी प्रकृति देखिए किस प्रकार से पत्रों द्वारा दर्शाई गई है। तो जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 के बराबर होता है जो अम्लीय होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7.4 या 7 होता है। 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान जो कि उदासीन होता है। जल का पीएच मान 7.4 होता है, यानी रक्त जो है या खून जो हमारा ब्लड होता है, रुधिर है, इसका पीएच या इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका पीएच 10 होता है जो अत्यधिक क्षारीय है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड अत्यधिक क्षारीय विलयन है। मैक्सिमम क्षारीयता इसकी लगभग 14 होती है। दोस्तों अम्ल और क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H+ आयन और OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एस्टिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे, और अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है? क्या पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के परास के या रेंज के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय कहलाता है, और अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच को कम कर देता है, और ऐसी नदी में जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, दोस्तों शुक्र या वीनस ग्रह जो है वायुमंडल उसका सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। और क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं, शुक्र ग्रह पर किसी भी तरह से जीवन संभव नहीं है। एक तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन गैस नहीं है, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण चीज़
कि वहाँ पे तापमान बहुत अधिक होता है। इसके अलावा आपको ये जानना चाहिए कि बागीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। आप जानते हैं कि अच्छी उपज के लिए पौधों का विशिष्ट पीएच रेंज होना चाहिए। किसी पौधे के विकास के लिए पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी लेकर उस पीएच की जांच करवाइए और ये भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ से कौन से पौधे उपज रहे हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच तो ये बहुत ही रोचक है कि हमारा जो उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है और इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एनसेंटिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एनसेंडिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन कर देता है और इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मामला पीएच के परिवर्तन के कारण दांतों का क्षरण भी होता है, क्योंकि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षरण आरंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल या दंतवल्क जो होता है सबसे मजबूत पदार्थ होता है शरीर का। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट यानी कैल्शियम फास्फेट और क्रिस्टली रूप में बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर तत्व है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का जो पीएच मान है 5.5 से कम होने पर ये संक्षारित होने लगता है। मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं भोजन के बाद मुंह में अपशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न होता है। इसीलिए भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे हम बच सकते हैं। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजनों का प्रयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है और इससे दंत क्षय को रोका जा सकता है। इसके अलावा पौधों और पशुओं द्वारा रसायनों से आत्मरक्षा भी पीएच के द्वारा की जाती है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है, क्योंकि उसका प्रभाव वो उदासीन करता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन वाले भाग में दर्द का अनुभव होता है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। दोस्तों, नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है और इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अक्सर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द देता है। इन बालों से मैथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण ये दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे को छू जाने पर आपको करना ये है कि वहाँ पर डाक पौधे की पत्ती को रगड़ना है, जिससे उसके प्रभाव को उदासीन किया जा सके। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे सिरका, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं और इसका प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध या दही होता है और इसमें लैक्टिक अम्ल होता है। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है। प्राकृतिक स्रोत इसका देखिए, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल होता है और चींटी जो डंक मारती है उसमें मेथेनाइक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड और नेटल के डंक में मेथेनाइक अम्ल होता है। तो ये कुछ प्राकृतिक अम्ल के स्रोत हैं। लवण के संबंध में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं। दोस्तों, लवण का निर्माण आपने देखा है कि अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। लवण परिवार बहुत बड़ा है दोस्तों, और आप जानते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के पीएच का मान 7 होता है। ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के पीएच का मान 7 से कम होता है। ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल के लवण पीएच का मान 7 से अधिक होता है। ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक से रसायन। लवण, साधारण लवण या नमक, इसको NaCl या सोडियम क्लोराइड कहा जाता है दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं और समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है
और दुनिया के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के क्रिस्टलीय पदार्थ अपद्रव्य के कारण भूरे रंग के होते हैं। इनको खनिज नमक कहा जाता है, यानी मिनरल साल्ट। ये खनिज नमक तब बने जब युगों बीत जाने के बाद समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। दोस्तों, आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था और उन्होंने नमक कर के खिलाफ जाकर दांडी में जो है खुद नमक का निर्माण करके कानून के प्रति जो है अरुचि या उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोस्तों सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन और सोडियम क्षार होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी होते हैं। तो देखिए किस तरह से क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद बताए गए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विरंजक चूर्ण होता है दोस्तों, जो जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन जो है ये विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 से प्रदर्शित करता है, लेकिन इसका वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, तो वस्त्र उद्योग में सूती और लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा और लाउंड्री को साफ करने में, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में और पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में विरंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बेकिंग सोडा भी एक महत्वपूर्ण उत्पाद होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है और कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। बेकिंग सोडा के क्या क्या उपयोग हैं दोस्तों? बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है और बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में गर्म किया जाता है तो अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, फिर अम्ल का सोडियम लवण बनता है। दोस्तों ये जो अभिक्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जाता है, इससे मुलायम और स्पंजी हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है और क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अभिक्रिया को अधिकता को उदासीनता से लाभ पहुंचाता है और इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाने में महत्वपूर्ण उपयोग में आता है। धोने का सोडा दोस्तों, इसका रासायनिक नाम जो है Na2CO3 × 10H2O होता है। अमोनियम क्लोराइड से इसको प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है और ये महत्वपूर्ण क्षारकीय लवण होता है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी हैं। धोने के सोडा का प्रयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में होता है। बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक उत्पादन में होता है और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी धोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? आपको देखना है। यहाँ पर क्रिस्टलन का जल हटाना, एक परखनली में चिमटा लेकर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को उसमें जब आप गर्म करते हैं तो आपको शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में से जो है जल का क्रिस्टलन होता है। क्रिस्टलन का जल होता है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो जल हट जाता है और लवण का रंग सफ़ेद हो जाता है।
यदि क्रिस्टल को पुनः जल में भिगोते हैं तो उसका जल पुनः नीला हो जाता है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे कापर सल्फेट में CuSO4 × 5H2O है, तो आप ये देख सकते हैं कि एक सूत्र इकाई में कापर सल्फेट के 5 अणु जल के उपस्थित होते हैं। जिप्सम दोस्तों एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट यानी CaSO4 × 12H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर कठोर पदार्थ प्राप्त होता है। दोस्तों जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा हुआ है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? तो कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं और इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। POP जिसको शॉर्ट में कहते हैं, इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने, सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों इस अध्याय के अध्ययन से आपने क्या सीखा उसके बारे में जान लेते हैं। अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाने के लिए या पता करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात ये कि विलयन में हाइड्रोजन आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है और विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। इसके अलावा जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है और लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋणायन एक धातु और ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो ये संगत लवण कार्बन हाइड्रोक्साइड गैस और जल उत्पन्न करता है और जल में अम्लीय और क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता को pH जो कि 0 से लेकर 14 तक का स्केल होता है उसको उसके द्वारा पता किया जाता है। किसी भी विलयन का pH मान जो है 7 से कम होने पर अम्लीय और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है और सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH के एक जो है सीमा के अंदर होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एक अत्यंत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और सावधानीपूर्वक नहीं करने पर जलने की संभावना रहती है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल का निर्माण करते हैं और लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है। दोस्तों हमारे दैनिक जीवन और उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। तो ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के NCERT विज्ञान का अध्याय 2 अम्ल, क्षारक और लवण। इसमें आपने जाना कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, इनके रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं और अम्ल और क्षारकों को मिलाने पर क्या होता है। इसके अलावा अम्ल, क्षारक और लवणों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसके बारे में भी आपने इस अध्याय में जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।